आरोग्य। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता। आप सभी का स्वागत है एक विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, आजकल के मॉडर्न एरा में यंग कपल्स के बीच एक प्रॉब्लम बहुत ही दिखाई दे रही है और वो है इनफर्टिलिटी। इसके क्या कारण हैं और आयुर्वेदा के नजरिए से इनफर्टिलिटी को कैसे देखा जा सकता है, आइए जानते हैं। इसीलिए आज हमारे बीच मौजूद है फेमस आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर मधुरा जी। वेलकम डॉक्टर मधुरा। हेलो। तो मैम, जैसे कि मैंने कहा कि आजकल इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ही बढ़ रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इनफर्टिलिटी मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ अगर 1 साल तक साथ में है और बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है तो इनफर्टिलिटी ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन अभी ऐसा देखा गया है कि करियर वाइज या तो इस एरा के डिफरेंट डिमांड वाइज हस्बैंड और वाइफ की प्रायोरिटीज अलग है। तो बहुत बार 3-4 साल तक भी लोग प्लानिंग नहीं करते और फिर जब प्लानिंग का समय आ जाता है तो ऐसे होता है कि बच्चा नहीं रुक रहा है। तो टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ गई है तो मुझे लगता है आज की तारीख में ज़रूरत है हमारे आयुर्वेद विजडम को उसको अप्लाई करने की। तो इसके कारण इनफर्टिलिटी जो पोल्यूशन है, लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, खाने पीने में मिलावट है, केमिकल्स का ज़्यादा प्रयोग है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम इसके बारे में सोचने की आज ज़रूरत आनी पड़ी है। हम आपने कारण तो बता दिए, पर आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी को किस तरह से वर्णन किया गया है? आयुर्वेद मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। आयु और वेद 2 शब्द इसमें है। तो अपनी जिंदगी की पूरी जानकारी लेना ये आयुर्वेद है। अभी आयुर्वेद का नजरिया अगर इनफर्टिलिटी के लिए देखा जाए तो सबसे पहले आयुर्वेद सोचता है फर्टिलिटी के बारे में। फर्टिलिटी क्या है? देखो, कोई भी बीज हम बोते हैं तो उसको जैसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, कुछ हमें पानी देने की ज़रूरत है, फिर ज़मीन अच्छी है, खाद देने की ज़रूरत है। उसी तरह बच्चा तैयार होने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता रहती है: ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऐसे संस्कृत वर्ड है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऋतु मीन्स जैसे एनवायरनमेंट, तो इंटरनल इंट्रा यूटेराइन भी जो एनवायरनमेंट रहता है उसके ऊपर बच्चा पनपना, बच्चा वहाँ रुकना इम्पोर्टेंट है। हम कई बार बोलते हैं ना कि अरे सब तैयारी तो ठीक से हो जाती है। लगभग आईवीएफ के बारे में जब हम बोलते हैं कि अच्छा तैयार हो गया था बीज, अच्छा गर्भ तैयार हो गया था, लेकिन वो गर्भाशय में चिपकना ये नहीं हो पाया। तो उसके लिए एनवायरनमेंट, अंदरूनी जो वातावरण है उसे ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है। फिर क्षेत्र मीन्स पूरी बॉडीली, स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर के अंतर्गत जो भी हॉर्मोन्स है वो ठीक से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन दोनों की जो आरोग्य की परिस्थिति है वो अच्छी रहनी ज़रूरी है। इसके लिए मैं भी कभी पेशेंट को वही बोलती हूँ कि बच्चा होना आगे की बात, पहले आप दोनों की हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बीज, आपको तो सबको जैसे मालूम है कि स्त्री बीज ओवम और पुरुष बीज स्पर्म, ये दोनों चीजें क्वालिटेटिवली भी अच्छी होना। आयुर्वेद में ये एक डिफरेंस है कि हम उसको माप सकते हैं, टेक्निकली देख सकते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा हो और वो अच्छा बच्चा हो। तो क्वालिटेटिवली जो पैरामीटर्स है वो आयुर्वेद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। और फिर अंबु मीन्स वापस जैसे खाद डालते हैं या ऐसे, तो उसी तरह जो शरीर में इन्फ्लुएंसर हार्मोन्स रहते हैं, जैसे स्त्री शरीर में ओवरी से सिक्रेट होने वाले एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। वो क्या करता है? स्त्री विषयक सारे भावों की निर्मित करता है, तो बीज को बनाना भी करता है। उसी साथ साथ स्त्रियों में एक मार्दव, एक सौख्य, एक अच्छापन रहता है, एक फेमिनिटी जिसको हम बोलते हैं, वो सारा एस्ट्रोजन से होता है। तो वो अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। और पुरुषों में रहता है टेस्टोस्टेरोन।
तो वो अच्छा हार्मोन होगा, तो उसके कारण बीज अच्छी तरह से बनेंगे और फिर बीज अच्छी तरह से स्त्री बीज तक पहुंचेंगे। ये भी सारा चीज इंपॉर्टेंट है। मीन्स इसमें सब पॉइंट आ जाएंगे, 4 मेन पॉइंट हो गए, इसके साथ 3 सब पॉइंट ये है कि भले ही स्त्री बीज भी अच्छा है, पुरुष बीज भी अच्छा है, लेकिन उनका मिलना उस समय पर होना चाहिए कि जब ओव्यूलेशन हो रहा है, जब वो एनवायरमेंट अच्छे से तैयार हो रहा है, और उसको अलाउ भी होना चाहिए। जैसे गर्भाशय के मुख के जो स्राव है वो ज्यादा तीव्र हो, वो ज्यादा एसिडिक हो, तो भी बच्चा नहीं रह पाता। अभी देखो आयुर्वेद का इतना सारा विचार करने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हम आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी भी बना सकते हैं, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन जो हमारा प्राचीन विजडम है वो कहता है कि गुणवत्ता भी देखो और उसके साथ साथ उस समय का निर्धारण करो, और उसके साथ साथ दोनों का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, स्त्री और पुरुषों की प्रेम की सबसे ज्यादा अधिक उत्तम जो अभिव्यक्ति है वो बच्चा होना है। तो उस प्रेम, अगर परस्पर प्रेम स्नेह इसका अभाव हो तो भी बच्चा रहने में मुश्किल हो सकती है। तो आयुर्वेद का एक नजरिया ही अलग है और बहुत सुंदर तरीके से हमारे टेक्स्ट में पुराने उसका वर्णन है, और आज साइंटिफिकली वो प्रूवन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि सारी चीजें ठीक है लेकिन बच्चा नहीं रह पाता, उसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। बहुत बार ऐसे होता है कि सारी चीजें तो ठीक है लेकिन क्यों नहीं बच्चा हो रहा है? तो उसमें आयुर्वेद एक प्रकृति या जो गुणवत्ता मैं बार बार बोल रही हूँ उसका निकष अप्लाई करती है, और उसमें थोड़े बदलाव किए जाए, उसमें थोड़े ज्यादा कुछ सूचना स्त्री पुरुषों को दी जाए तो बच्चा रहने में मदद हो जाती है, जिसमें दोनों स्त्री पुरुषों की जो क्लिनजिंग है, डिटॉक्स, उसको इम्पोर्टेंस दिया है। तो शरीर का डिटॉक्स, इसके कारण मन अच्छा, इसके कारण भावनाएं अच्छी, और इसके कारण बच्चा रहने में सुविधा। मुझे एक सवाल था कि क्या इनफर्टिलिटी एक ही प्रकार की होती है या इसके कुछ प्रकार भी होते हैं? बहुत सारे तरह से ये इनफर्टिलिटी की तकलीफ होती है। सच बताऊं कल्पिता, ये शब्द बड़ा डरावना और बहुत क्या बोल सकते हैं कि मन को दुखी करने वाला है। जी बिल्कुल। जब ये लेबल लेकर कपल मेरे पास आता है तभी अलग अलग स्टेजेस में वो दुख, दर्द, व्हाई मी सिंड्रोम और फ्रस्ट्रेशन से जाता है। इसमें फिर सबका एक उत्सुकता रहती, मेरे कारण कि तेरे कारण। तो स्त्री के कारण होने वाली इनफर्टिलिटी और पुरुष के कारण नहीं रहने वाला बच्चा, ये अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अभी जो सॉल्यूशन देना है वो दोनों को साथ में देना है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कई सारे प्रकार की इनफर्टिलिटी होने पर भी हमें एक ग्रुप में इसको सॉल्व करना है। ये कभी भी ध्यान रखो कि स्त्रियों में बीज ठीक से नहीं बन पाना, फिर ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक होना, फिर गर्भाशय के अंदर की जो गद्दी है उसके कुछ इन्फेक्शन होना, गर्भाशय के मुंह के कुछ इन्फेक्शन होना, कुछ पॉलिप या अंदर कुछ ऐसी ग्रोथ होना कि जिसके कारण बच्चा अंदर रह ना पाए, बढ़ नहीं पाए। कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज भी रहती है, जैसे कई सारी स्त्रियों में गर्भाशय में पर्दा रहता है, इसके कारण गर्भ रहा लेकिन बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता, फिर मिसकैरेज हो जाते हैं। कभी कभी गर्भाशय का मुंह गर्भ का जो भार है वो सहन नहीं कर पाता, इसके कारण भी बार बार गर्भस्राव, मिसकैरेज या एबॉर्शंस, गर्भपात होते रहते हैं। तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि एक भी बार बच्चा नहीं रुका तो उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार रहते हैं स्त्रियों के कारण, और पुरुषों के कारण भी बहुत बार अभी तो बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसे था कि जो भी दोष है स्त्री का ही होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 1, 1.5 साल 2 साल में बच्चा नहीं रह पाता तो दोनों का तपास होना जरूरी है। इनफैक्ट मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ पहले पुरुष का तपास कर लो, क्योंकि वो इजी है और झट से हमें समझ में आ जाता है। और स्त्रियों के कुछ कुछ तपास जो है वो थोड़े तकलीफ वाले रहते हैं।
तो पुरुष का जो सीमेन एनालिसिस हम जो बोलते हैं वीर्य की तपास, वो करना बहुत ज़रूरी रहता है। उसका भी हम डॉक्टर से ठीक तरह से समझ ले कि किस दिन करना है, कैसे करना है, और वो तपास के अंदाज हम लगा सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। अभी ध्यान रखिए, हम प्रकार के बारे में बोल रहे हैं, फिर भी मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं लेबल करना चाहिए, अच्छा ये अभी एक शुक्राणु की कमी है तो ये इनके कारण हो गया है, तो ये मेल इनफर्टिलिटी है। ऐसा कभी नहीं होता। कभी कभी एक आध बार वापस रिपीट करने पर भी हमें ऐसे समझ में आता है कि वो टेम्पररी था जो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम की तरीके से इनफर्टिलिटी के प्रकार होते हैं, उसी तरह से किस वक्त इनफर्टिलिटी हुई है उस अनुसार भी इनफर्टिलिटी के प्रकार होते हैं, कई सारे प्रकार। तो अगर कोई कपल अगर बच्चा प्लान कर रहा हो तो उसके पहले उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बहुत ही अच्छा एक प्रश्न है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि शादी होने के पहले ही आप अपना बच्चा प्लान कर लो। अभी तो नो किड्स का जमाना है, तो बच्चा क्यों शादी के पहले प्लान करना है? ध्यान रखो, कभी भी बच्चा होना ये एक बीज का जो बढ़ोतरी है वो होते होते एक स्टेप पर आकर बच्चा होता है, ठीक है ना। लेकिन उसकी शुरुआत पहले से होती रहती है। तो शादी के पहले ही हमें देख लेना चाहिए, जैसे हम ब्लड ग्रुप करते हैं वैसे कई इन्वेस्टिगेशंस है, वो इन्वेस्टिगेशंस कर लेने चाहिए पहले ही। जैसे पहले के जमाने में बोलते थे कि कुंडली जमा लो, तो मैं बोलती हूँ आरोग्य कुंडली जमा लो। तो स्त्री और पुरुष की आरोग्य कुंडली पहले जमा लेनी चाहिए। कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने हैं कि जिसका करेक्शन हम बच्चा प्लान करने के पहले कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे स्त्रियों में कभी कभी फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट देते हैं बच्चा होने के पहले। तो फॉलिक एसिड अगर अच्छे से 3 महीना पहले, मीन्स आपका बराबर है, प्लानिंग के 3 महीने पहले फॉलिक एसिड जाता है, तो बच्चे का जो ब्रेन का ग्रोथ है वो अच्छा होता है, उसकी जरूरत है। तो वो प्लानिंग पहले से करना जरूरी है, क्योंकि बच्चा होना एक तरफ और बच्चा अच्छा होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा होने के पहले प्लानिंग में 3 चीजें ध्यान रखिए, दोनों की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, फिर दूसरा चीज कुछ सप्लीमेंट की अगर जरूरत है, जैसे विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है, या तो फिर हमारा D3 है, ये सारे लेवल्स ठीक होने जरूरी है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जब अच्छे होते हैं तो बीज अच्छी तरह से बनता है। और तीसरा आयुर्वेद से मैं जोड़ देती हूँ कि दोनों का अगर पंचकर्म से क्लिंजिंग या डिटॉक्स हो जाता है पहले, तो बच्चा रहने में भी सुविधा रहती है और अच्छा बच्चा होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दी आपने। मुझे एक सवाल था कि इंसान के मोटे या पतले होने से इनफर्टिलिटी पे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वापस, क्योंकि फिर दोषारोप ऐसे होता है, तू मोटी है ना, हाँ, इसके लिए तुझे बच्चा नहीं हो रहा है। और अभी तो मैं जो देख रही हूँ मोटापा बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली सेंट्रलाइज ओबेसिटी। सब लड़कियों के शादी के पहले ही पेट बड़े बड़े दिखते हैं मुझे। तो यस, डेफिनेटली इंटरनल हॉर्मोन्स और ओबेसिटी इसका नजदीक का संबंध है। तो जितना आपका वजन ज्यादा, फैट सेल का आकार बड़ा, उतना जो फर्टिलिटी के लिए यूजफुल हॉर्मोन्स है उसमें रोकावा। तो मोटापे से कांटेक्ट आने में भी, सेक्सुअल हाइजीन और हेल्थ में भी फर्क पड़ जाता है। और दूसरा, बीज अच्छी तरह निकलने में भी तकलीफ हो जाती है और कभी कभी मिसकैरेज के भी चांसेस रहते हैं। तो डेफिनेटली इनका रोल है, लेकिन कभी कभी देखिए हेरिडेटरी भी थोड़ा मोटापा रहता है। और फिर प्रकृति से भी आयुर्वेद मानता है कि कोई कोई सहनन ही अच्छा रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान से सुनो कि वजन कम करने के पीछे अगर पड़ गए और न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं मिले तो भी बच्चा नहीं रुकता। तो आप डॉक्टर से समझ लीजिए कि मोटापा एक बीमारी है और मुझे कम करनी है, ये मेरी प्रकृति है। तो ये आप खुद डायग्नोस मत कीजिए कि मुझे मोटापा कम करना है। डेफिनेटली मोटापा तकलीफ देता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही उसके ऊपर उपाय करने हैं। तो डॉक्टर,
मैं ये पूछना चाहती थी कि फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इंसान को अपने खान पान में क्या सुधार करने चाहिए? आयुर्वेद यह आहार का एक प्रमुख अपना महत्व बताता है। तो फर्टिलिटी में भी सिंपल अच्छी टिप्स दी है। जैसे ओव्यूलेशन के पीरियड में स्त्रियों को ज्यादातर उड़द दाल और तेल इसका यूज करना चाहिए, और पुरुषों में घी और दूध का यूज अच्छा बता है। तो ये बीज को अच्छे पनपने में मदद करता है। जैसे हम बोलते हैं कि टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें बीज अच्छा बनने के लिए और बच्चा होने में प्रतिबंध करता है। उसी तरह बच्चा रहने के लिए क्या क्या अच्छा है, तो दोनों का एक साथ रहना, घुल मिल जाना, एक साथ एक्सरसाइज करना, और सबसे इम्पोर्टेंट खाने में जो हम बोलते हैं कि पहले के जमाने का जो अपना खाना था उसकी तरफ जाना, उसको मैं बोलती हूँ कि फूड फॉर हैप्पीनेस। जो खाना है जो खुशी दे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे लाल भोपला है, फिर सिंगाड़ा है, फिर हमारा सत्तू का आटा है, फिर इसमें और जो हम भूल गए वो अलसी है, अलसी के बीज है, लहसुन है। लहसुन को 3 दिन छाछ में भिगो के रख के उसका बीज का कली वो निकाल दे, और उसको अगर दूध के साथ पकाकर हम ले तो वो अच्छी तरह से डिटॉक्स करने में मदद करता है। और हमें बहुत ऐसी भी चीज़ें खान पान में लेनी चाहिए जिसमें फल ज़्यादा है। तो नैसर्गिक जो चीज़ें नेचुरल है, सूप है, सब्जियां है, फल है, उनको जितना हम अपनाते हैं और जितना हम जो अननेचुरल थिंग्स है उससे दूर जाते हैं, जैसे मैदा है, बेकरी आइटम्स है, या तो फिर जो बहुत टाइम तक फ्रीजर में रखा हुआ खाना है, बासी खाना है, तो बच्चा रहने में अच्छा फर्क पड़ता है। और कई बार ऐसे देखा है थोड़े थोड़े डाइट में चेंजेस करने से भी इनफर्टिलिटी का तकलीफ कम हो जाता है। आपने अभी ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में बात की, तो इनफर्टिलिटी की समस्या में ओव्यूलेशन पीरियड का क्या रोल होता है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे हर एक स्त्री का प्रकृति अनुसार, वयानुसार, वातावरण अनुसार अलग अलग टाइम पर ओव्यूलेशन होता है। जो मासिक चक्र है, जब पीरियड आता है उस डेट के 14 दिन पहले बीज बाहर निकलता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो वो जो बीज निकलने का समय है, वो समय ऋतु पीरियड जो है आयुर्वेद के अनुसार, तभी बच्चा रहने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो उसमें अलग अलग भावना बताई है आयुर्वेद में कि वो स्त्री खुश रहती है, प्रसन्न रहती है, और उसको ऐसे लगता है कि अभी बच्चा होने की मन की तैयारी हो रही है, तो वो ऑब्जर्व करना चाहिए। बाकी टेम्परेचर रिकॉर्ड और ओव्यूलेशन स्टडी ये सारी चीजें हैं, लेकिन लक्षणों से भी आयुर्वेद बोलता है कि हमें ऋतुकाल में कब बच्चा रुक रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, उसकी संभावना समझती है, और तभी हमें स्पेसिफिकली सारे तान तनावों से उसको दूर रखना है। क्योंकि जितनी स्त्री खुश रहेगी उतना पॉजिटिव हार्मोन्स का निकलना और बीज अच्छी तरह से पनपना और गर्भाशय के अंदर वो चिपक जाना, जो तैयार हुआ गर्भ है, ये डिपेंड करता है। तो नंबर 1 हैप्पीनेस ऑफ द ये रहता है फीमेल, तो वही आजकल बहुत कम हो गया है। कपल्स की हैप्पीनेस पे इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। स्ट्रेस के कारण फिर बीज ठीक से नहीं निकलना, इवन स्पर्म काउंट भी अच्छा है लेकिन क्वालिटी उसकी ठीक से नहीं होना। तो आजकल जो ज्यादा से ज्यादा लेट नाइट्स और लेट दिन चालू करना, खाने का कुछ भी समय न होना, या बहुत सारे बार मैं ऐसा देखती हूँ कि जब ओव्यूलेशन पीरियड होता है उसी समय कुछ ट्रैवल हो जाता है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर बच्चा रहने का चांसेस कम हो जाता है। तो 2-3 रूल एटलीस्ट लगा लीजिए कि उन दिनों में मीन्स समझो कि महीना आने के बाद 6 या 7वें दिन के बाद और एक 15 या 16 दिन के पहले ये जो बीच का काल है, इस काल में तो एटलीस्ट रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। फिर उसके बाद ज्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो कम करना है, स्ट्रेस जो है वो कम करने का ट्राई करना है, और जितना एक्सरसाइज करे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहे, वो करे तो अच्छा है।
मैम बहुत ही जरूरी बातें बताई आपने। इनफर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक है ना कि जिस पर जितनी भी चर्चा हो उतनी कम ही लगती है, पर फिर भी जाते जाते आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? 5 टिप वापस देती हूँ मैं। इन सारी चीजों में नंबर 1 है अपने मन से कोई भी गोलियां नहीं ले। बहुत बार मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि शादी के पहले ही इमरजेंसी पिल्स या मिसकैरेज मींस एमटीपी करवा लिया, तो इसके कारण बाद में बच्चा रहने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे प्रयोग मन से ना करें, इसमें सलाह ले और डॉक्टरों की पास जरूर जाए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि माहवारी में कुछ गड़बड़ी है तो इग्नोर न करे, उसके ऊपर समय से ध्यान दे। और जब भी हमें ऐसे लगता है कि ओव्यूलेशन पीरियड है तो इसको महसूस करना सीखे। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, पुरुषों को भी ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट जब बच्चा प्लान कर रहे तो 6 मंथ पहले व्यसनों से दूर रहे, अल्कोहल टोबैको इसको नहीं ये करे, और खान पान का अच्छे से ध्यान रहे, एक्सरसाइज रहे, अपना वजन अच्छे से मेंटेन रखने के लिए मदद करे। चौथा, वापस एक इम्पोर्टेंट बात मुझे ऐसे लगती है कि आजकल जो इग्नोर होता जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, कि हम को फोकस जो करियर है इसके कारण एज बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते एज में चांसेस ऐसा है कि बच्चा रहने में भी दिक्कत होती है, और जो बच्चा रहता है वो अच्छी तरह से भी नहीं होता। तो हमें करियर तो देखना ही है, लेकिन एज वाइज हमें जल्दी से जल्दी बच्चा प्लान करने की शुरुआत करनी चाहिए। और ज़्यादा अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और ये हम अपने मन से ही ज़्यादा समय तक देर तक लेते रहते हैं, तो जब हमें बच्चा चाहिए तो वो दिक्कत हो जाती है। तो फैमिली प्लानिंग करना मीन्स सिर्फ बच्चा होने में देरी करना नहीं, तो अच्छा बच्चा प्लान करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम टाइम पे अच्छा बच्चा प्लान करें तो फिर इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती ही नहीं। और फिर भी अगर इनफर्टिलिटी आ रही है ऐसे लगे तो फ्रस्ट्रेट होने की, बहुत डिप्रेस होने की जरूरत नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत सुधर गई है, आपको ज़रूर बच्चा होगा। जितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, जितना ज़्यादा इसके पीछे पड़ते हैं, उतना बच्चा आपसे दूर भागता है। मैं हमेशा बोलती हूँ दोनों जितना रिलैक्स और खुश रहेंगे ज़रूर आपको बच्चा होगा, और मुबारकबाद, बधाइयाँ आपके घर में भी आएंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मधुरा, आपने बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी है। आपने अपना समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।